जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 134 की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका एक पार्ट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें जो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करने की जो नीति थी, तो पिछली वीडियो में हमने लॉर्ड डलहौजी की जो नीति पढ़ी थी, राज्य हड़प नीति, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था कि अगर कोई राज्य या किसी रियासत के पास उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है किसी राजा का, तो ऐसी स्थिति में उस राजा के बाद वो पूरा जो क्षेत्र था या वो पूरी रियासत थी अंग्रेज़ों के अधीन आ जाती थी। तो इस नीति को अनुसरण जो राज्य हड़प नीति के तहत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद इसी तरह की एक और नीति थी जो थोड़ी अलग थी, लेकिन थी ही अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद को विस्तार देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम इस नीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति। इसमें जो है सहायक संधि कर कर जो रियासतें थी उनको कब्जे में लिया जाता था, उन पर जो है धीरे धीरे उनके पूरे प्रशासन पर अधिकार कर लिया जाता था। चलिए देखते हैं किस तरीके से है। लॉर्ड वेलेस्ली सन 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा, ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार हेतु सहायक संधि की नीति अपनाई। इसको स्वीकार करने वाले देश जो देशी नरेश होते थे, यानी जो रजवाड़ों या रियासतों के शासक होते थे, उनको कुछ नियम मानने पड़ते थे। इसके तहत कुछ नियम मानने पड़ते थे, जो नियम उसकी कहीं ना कहीं संप्रभुता को समाप्त कर देते थे। चलिए देखते हैं वो क्या नियम थे। देशी नरेश अपने राज्य में ब्रिटानिया जो ब्रिटेनियों के अलावा यानी किसी और यूरोपियन जाति के नौकरों को नौकरी पर नहीं रखेंगे, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद देशी नरेश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति से ही किसी देशी शासक से युद्ध अथवा संधि कर सकेंगे, ये दूसरी चीज़ थी। यानी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देशी जो नरेश थे या देशी शासक थे जो, वो अंग्रेजी जो हुकूमत यानी जो अंग्रेजी रेजिमेंट उनके जो क्षेत्र में स्थापित होगी, उसी की सहायता से या उसी की सलाह से, सिर्फ उसी की सलाह से या उसी की आज्ञा के कारण किसी अन्य जो देशी रियासत है उससे युद्ध या फिर कोई संधि या कोई भी किसी भी प्रकार की संधि उन्हीं की आज्ञा के अनुसार करेंगे। अगर आज्ञा होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, यानी उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि यह संप्रभुता उनकी खो रही है। नेक्स्ट जो चीज़ थी, ब्रितानी देशी राजाओं के झगड़ों के समाधान में एकमात्र मध्यस्थ होंगे। यानी जो ब्रिटेनी जो हुकूमत है, यानी जो रेजिडेंट उनके रियासत में रखा जाएगा, वही मध्यस्थ होगा, वही बिचौलिया होगा किसी भी दो शासकों के बीच की लड़ाई में या संधि के बीच में। उसी के आधार पर कोई संधि होगी, जिसे मैंने अभी ऊपर पढ़ा, कोई भी संधि होगी या युद्ध होगा तो उन्हीं की मध्यस्थता में होगा। नेक्स्ट जो चीज़ थी कि वे अपने राज्य में अपने व्यय पर ब्रिटिश सेना रखेंगे। यानी अपनी खुद की सेना नहीं रखेंगे, अपने खर्चे पर ब्रिटिश की सेना रखेंगे। रेजिडेंट जो था रेजिडेंट, उसके साथ एक सेना रखेंगे और वो जो है अंग्रेजी शासन की बात मानेगी। वे अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। इसके बदले कंपनी उस राज्य की बाह्य आक्रमणों व आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षा करेगी। यानी आंतरिक रूप से कोई विद्रोह ना हो राजा का या शासक का, या बाहर से कोई अटैक ना हो, इससे उसका बचाव करने के लिए वो जो है ये संधि करते थे। और बहुत से शासकों ने, बहुत से राजाओं ने इस संधि को अपनाया भी, जिन्होंने पूरी तरीके से बाद में अपनी प्रभुसत्ता, अपना शासन खो दिया। क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि धीरे धीरे सभी शक्तियाँ अंग्रेजी रेजिडेंट के हाथ में चली जाती थी। वो बाद में उनके स्टार्टिंग में वो क्या कहकर आते थे कि हम आपकी सिर्फ मध्यस्थता निभाएंगे, अन्य देशों की, अन्य जो अन्य रियासतें हैं उनके साथ अगर आप कोई संधि कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो हम बीच में रहेंगे। साथ ही अगर किसी बाहरी आक्रमण को आपको सामना करना पड़े तो उसको हम झेलेंगे। साथ ही अगर अंदर कोई आपके खिलाफ बोलता है तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें कहकर ही आते थे।
लेकिन बाद में इनकी स्थिति बहुत बढ़ती रही, उनका जो हस्तक्षेप था बहुत बढ़ता गया, धीरे धीरे राजाओं के कामों में राजाओं को टोकने लगे और स्थिति काफ़ी जो है ख़राब हो गई। और ये जो है सरकार पर पूरा शासन अपना अधिकार कर लेते थे, रेजिडेंट जो होते थे वो पूरा शासन अपने हाथ में ले लेते थे धीरे धीरे। जब देशी राजाओं ने अपने व्यय पर ब्रिटेनी शासन को ब्रिटेनी सेना को अपने राज्य में रखना शुरू किया तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके राज्य पर ब्रिटेनी प्रभुसत्ता स्थापित होगी। यानी जो डिफेंस होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अधिकार में होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसके अंडर में होगा, शासन उसी के अधिकार में होगा। तो यहाँ इन देशी रियासतों ने ये चीज़ को भूलकर अपनी सेना को ख़त्म कर अंग्रेजी सेना को अपने क्षेत्र में रखा, वो भी अपने ही खर्चे पर। तो एक तो खर्चा बढ़ गया, दूसरा जो सेना थी वो अंग्रेजी हुकूमत की मानती थी, अंग्रेजी शासन की मानती थी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो गई और बाद में जो पूरा राज्य हड़प ले गया अंग्रेजी के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा। ठीक है, इस संधि को स्वीकार करने वाला जो सबसे पहला राज्य था, जो सबसे पहली रियासत थी वो थी हैदराबाद के निजाम द्वारा जो शासक था सॉरी हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके द्वारा सबसे पहले इस नीति को अपनाया गया था। जो थी वेलेजली की सहायक संधि, इस संधि को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं अगली वीडियो में। 1857 के बारे में कंप्लीट डिटेल में लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। साथ ही इन सभी वीडियोस की जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, इस पूरी सीरीज़ की आपको जो PDF है वो शाम तक मिलेगी, जो कि हमारे टेलीग्राम पर आपको दिख जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं डाल दूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो टेलीग्राम में है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।